सुनी, एक युवा की बात सुनी, एक गृहिणी की बात सुनी। अब देखिए, क्या कोई सरकार, कोई सोच सकता है कि मुझे अगर मेरा मकान नहीं है तो मेरी सरकार मुझे मकान बना के देगी, मेरी सरकार मुझे टॉयलेट बना के देगी और मेरी सरकार मुझे उस घर में चाय बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर भी देगी और चूल्हा भी देगी। आपकी सरकार ने जहां पर उन महिलाओं को इतना सम्मान दिया, मैं एक इंटरेक्शन कर रहा था महिला से कि एक घर पे गया, मुझे कार्यकर्ता ने बताया कि इस घर में गैस का चूल्हा भी आया है और सिलेंडर भी आया है। तो खड़खड़ाया दरवाजा, दरवाजा खुला तो एक आदमी, उसका हस्बैंड जो था गृहिणी का, आया, आओ आओ बैठो। बैठ गए। चाय पिलाओगे? हाँ पिलाएंगे, क्यों नहीं पिलाएंगे। अगर आप हमारा चूल्हा ठंडा होने के बाद, जब चूल्हे में चाय बनाते थे, आते, तो शायद मेरी हिम्मत ना पड़ती कि मैं अपनी पत्नी को कहता कि चाय बना। अब कोई भी गेस्ट कभी भी आए, चाय तैयार है, क्योंकि मोदी जी ने गैस का सिलेंडर भेज दिया है और जय राम जी ने गैस का चूल्हा भेज दिया है। करोड़ों महिलाओं को यह सुविधा दी है। तो मैंने उसकी पत्नी से उससे पे बात की। मैंने कहा, आपकी पत्नी क्या महसूस करती है? तो उसने कहा कि जी रोती पहले भी थी, रोती अब भी है। क्या मतलब? पहले धुएं के कारण रोती थी, अब जैसे ही सिलेंडर के पास जाती है तो मोदी जी और जयराम को याद करके रोती है कि आपसे शादी हुए 30 वर्ष हो गए, आपने मेरी सुध बुद्धि ली, लेकिन इन्होंने जब मेरी आंखों में आंसू आते देखे तो मेरे घर में चूल्हा भी दिया और गैस का सिलेंडर भी। जो सरकार इस लेवल तक सोचती है कि घर में घर भी हो और टॉयलेट भी हो। एक और महिला को मुझे मिलने का मौका मिला, वो मुझे लगता है कि जो वीडियो में देख रहा था वो उन्नाव साइड की थी, उसकी आवाज से, उसकी भाषा से। उसने कहा कि 6 किलोमीटर से मैं पानी लेके आती थी और सारा दिन पानी लेने की मैनेजमेंट में खत्म हो जाता था। बच्चों को स्कूल तब भेजना जब उनकी ड्यूटी थी कि एक घड़ा पानी का लेके आए। हस्बैंड काम पे तब जाता था, उसकी ड्यूटी थी कि वो एक घड़ा पानी का लेके आए। और मैं कपड़े कैसे धोती थी, घर का काम कैसे करती थी, मुझे मालूम है। वो टैप के साथ खड़ी हुई, आंखों में आंसू, और आपके मुख्यमंत्री को आशीष दे रही थी कि कम से कम घर में टैप लगाकर इसने मेरा बोझ जो है वो कम किया। जो सरकार एक नौजवान के बारे में सोचती है, जो सरकार एक किसान के बारे में सोचती है, जो सरकार एक महिला के बारे में सोचती है, मैं समझता हूं वो सरकार सबकी सरकार होती है। हम लोग गर्व के साथ कह सकते हैं कि ये किसान की सरकार भी है, ये नौजवान की सरकार भी है, ये उस महिला की सरकार भी है, उस गृहिणी की सरकार भी है जिसके लिए सरकार ने वहां पर सुविधाएं दी है। ये सरकार उन मुलाजमों की सरकार भी है जिनके समय समय पर उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करती है। आज मेडिकल फैसिलिटी की बात करें, हिमाचल बहुत जल्दी से आगे बढ़ रहा है। एजुकेशन की बात करें, हिमाचल बहुत जल्दी से आगे बढ़ रहा है। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें हिमाचल ने तरक्की ना की। विकास की बात करें, कहां कहां तक हिमाचल ने सड़कें बना दी, और आपको मैं समझता हूं कि आपका सर गर्व से ऊंचा होता होगा जब अटल जी के नाम पर बनी हुई सुरंग को आप याद करते होंगे। ऑल वेदर रोड बनाने का निर्णय आपकी सरकार ने लिया, लेकिन बहुत बड़े टेस्ट से आपकी सरकार निकली। आप लोग भी बहुत बड़े टेस्ट से निकले हैं, वो था कोरोना। कोरोना काल के मैं उन सभी कोरोना वॉरियर्स को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस कोरोना काल में सरकार की गाइडलाइंस को मानते हुए कोरोना के इफेक्टेड मरीजों का इलाज भी किया। और मैं पार्टी के कार्यकर्ता का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपनी पार्टी के कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, चाहे वो फीड द नीडी था, चाहे वो माइग्रेटरी लेबर थी, चाहे वो बुजुर्ग जो अकेले रह रहे थे उनका ध्यान रखने का काम था, चाहे वो पीएम केयर और सीएम केयर में पैसे डालने का काम था। हर उस काम को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया और सरकार ने साथ खड़े होकर उन लोगों को गाइड किया और कहा कि मास्क और 2 गज की दूरी जो है वो कोरोना से बचाई गई। मैं खुशी थी जब हम लोग पैदल रिज पे जा रहे थे अटल जी को श्रद्धांजलि देने और देखने के लिए एग्जीबिशन, तो सब लोगों ने मास्क जो है पहनी हुई।
आज आप सब लोग बैठे हैं, आपने भी सबने मास्क पहने। कोरोना की वो बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं था, उससे लड़ने के लिए जिस ढंग से जिस सरकार ने काम किए हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगी, कुछ आपको मुश्किल भी हुई, लेकिन एम था कि मेरे लोग स्वस्थ रहें, मेरे लोग जिंदा रहें, मेरे लोग लंबी उम्र तक जिए, उसके लिए इन्होंने काम किया। इसलिए मैं इस सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए, क्या कभी सरकारें शादी के समय को शगन भी डालती हैं? कन्यादान की योजना बनाकर मैं समझता हूं कि 2268 परिवारों को 9.92 करोड़ रुपया देकर इस सरकार ने अपना वहां भी योगदान पाया है, डाला है। ये देवभूमि, जहां पर हर खुश रहे, हर को सब सुविधा मिले, ऐसा प्रयास हमारी सरकार कर रही है। अब हम लोग 2020 को अलविदा कह के 2021 में एंटर कर रहे हैं। हमने इस साल की लास्ट मन की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री की सुनी, और नया वर्ष, उसमें हमारे 50 वर्ष जो हैं वो इस प्रदेश को बने हुए पूरे हो जाएंगे। बहुत से मौके मिलेंगे जब हम जनता तक अपनी बातों को लेके जाएंगे। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को निवेदन करता हूं कि अपनी सरकार की पॉलिसीज को नीचे तक लेके जाएं, बेनिफिशियरीज के साथ संपर्क करके उनको बताएं कि किस ढंग से आपकी सेवा में आपकी सरकार खड़ी है। अधिकारियों से भी निवेदन करता हूं, क्योंकि जब तक अधिकारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलते, तब तक सरकार की जो पॉलिसीज हैं उसकी एग्जीक्यूशन बहुत मुश्किल होती है। मुझे खुशी है कि जहां चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे थे, एक उनका छवि अच्छी है, डीजीपी साहब बैठे हैं, उनकी छवि अच्छी है। सभी अधिकारी जब मान के चलें कि हम जनता के सेवक हैं, हमें मौका मिला है। ठीक है, हमने IAS IPS पास की है, लेकिन साथ साथ मैं एक इंसान हूं। जब मैं इंसान के नाते जनता की सेवा में हाजिर हूंगा, तो आप अपनी सरकार की छवि को सुधारने का बहुत अच्छा एक मैसेज दे सकती है। सरकार पॉलिसीज बनाती है, एग्जीक्यूशन का काम अधिकारियों का होता है। इससे मेरा निवेदन है कि हर अधिकारी सोचे कि मुझे जो सरकार की पॉलिसीज है उसको नीचे तक इंप्लीमेंटेशन करनी है। आप भी एक बारियर की तरह खड़े होकर सरकार से हाथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार की पॉलिसीज को कामयाब करने की कोशिश करें। अंत में हम लोग 2021 में एंटर कर रहे हैं। 2022 एक बहुत हमें अपॉर्चुनिटी भी देके गया है, क्योंकि कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। दवाई नहीं थी, हमने मास्क को डेवलप किया। दवाई नहीं थी, हमने सबको कहा कि दूरी रखें। दवाई नहीं थी, हम रैली बहुत बड़ी करते थे और वर्चुअली मिलने लगे। दवाई नहीं थी तो हमने कहा कि आप बार बार हाथ धोएं। वो इन्वेंशंस हुई हैं। उसके साथ साथ हमारे काम नहीं रुके, विकास उसी तरह होता रहा। हो सकता कि मुख्यमंत्री और मंत्री कहीं जाकर शिलान्यास करते, बहुत लोगों की गैदरिंग करते, लेकिन समय ने इजाजत नहीं दी, वर्चुअली सब कुछ हुआ। लेकिन 21 ऐसा आए कि हम लोग जनता के बीच में बैठ के उनके साथ अपने जो विकास के काम हैं उनको लेके जाएं, उनके काम करें। आओ, मैं जहां आप सबको नए वर्ष की बधाई देता हूं, वहीं सरकार का ये तीसरा जन्मदिन जो है, जैसे हम अपने बच्चों का जन्मदिन मना रहे हैं, वही सरकार अपने 3 वर्ष जो हैं वो लोगों के लिए क्या किया उसको एक बार याद दिलाकर अपना जन्मदिन जो तीसरा मना रही है। हम ऐसे ही मिलते रहें और सरकार अच्छे काम करती रहे। हमेशा लोग याद रखें कि एक सरकार ऐसी जयराम जी की आई थी जिसने हर वर्ग को अपना समझते हुए उसके लिए काम किया है। इस शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिमाचल। धन्यवाद, आभार। आपने इन 3 वर्षों की यात्रा के बारे में बहुत सी प्रदेश के प्रयासों का जिक्र किया और प्रदेश के सभी अधिकारियों का आह्वान किया कि हम मिलकर साथ चलें। हम यहां विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम अपने मन, वचन और कर्म से निरंतर अपने कार्य का निर्वाह बेहतर तरीके से करते रहेंगे। नए भारत के निर्माण में अपना सदैव रचनात्मक योगदान देते रहेंगे और जीवन पथ पर इसी तरह पुनीत कार्य करते हुए
आगे बढ़ते रहेंगे। इस पावन ਸੋ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਜੈਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਜ ਖਾਸ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰदेश ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। हमारे बीच विराजमान भाजपा के प्रभारी एवं सह प्रभारी अपने अनुभवी विचारों के साथ हमारे बीच उपस्थित हुए। आपने हमारा मार्गदर्शन किया। निसंदेह आपके अनुभवों का लाभ हिमाचल वासियों को मिलेगा। ਸੋ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਖਾਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਜ ਖਾਸ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਸਣੇ ਕਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। तो सरकार ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। कहते हैं समृद्धि का रास्ता कर्तव्य पथ से होकर गुजरता है। तो हम ये समझें, ये जानें कि कर्तव्य ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕੱਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, बीजेपी ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। शुभाशीष देने हमारी उपलब्धियों भरे इस सफर में अधिक गतिशीलता व साहस से केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री वर्चुअली हमारे बीच दिल्ली से जुड़ गए हैं। देश के इस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ राजनाथ सिंह। गहराई से आपका अभिनंदन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सुरक्षा एवं अखंडता के लिए इसे अक्षुण रक्षा कवच प्रदान करने के लिए जिस साधना और साहस से माननीय रक्षा मंत्री जी प्रयासरत हैं, संपूर्ण राष्ट्र आपका आभारी है। आपकी राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र आराधना को समर्पित आपके सद प्रयासों को हम नमन करते हैं। प्रदेश व प्रदेशवासियों के लिए आपका विशेष अपनत्व व स्नेह बहुत गहरा है। संगठन में विभिन्न पदों को सुशोभित करते हुए फिर राष्ट्र के गृह मंत्री के रूप में आपकी अद्भुत कार्यक्षमता, असीम ऊर्जा, कर्मठता, दृढ़ इच्छा शक्ति को राष्ट्र सलाम करता है। हम हिमाचल वासी आपका अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच दिल्ली से वर्चुअली उपस्थित हैं हमारे प्रदेश के सांसद एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री आदरणीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। देवधरा के भोले भाले लोगों की परंपरा का हिस्सा है, अभिनंदन। माननीय रक्षा मंत्री जी के सादर अभिनंदन के लिए सादर निवेदन है केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी से।
वही हमारी हिमाचली शॉल, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम इनका यहाँ शिमला हसीन वादियों में हिमालय के आंचल से अभिनंदन करें, स्वागत करें। धन्यवाद, आभार। विनम्र आग्रह है माननीय सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी से माननीय अतिथियों के अभिनंदन के लिए। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे देश के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, मंच पर विराजमान हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्री अविनाश राय खन्ना जी, सह प्रभारी आदरणीय श्री संजय टंडन जी, शहरी विकास मंत्री आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी, दिल्ली के मंच से हमारे साथ जुड़े केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और जिनका कि अभी डीडीसी के चुनाव में जम्मू कश्मीर में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, ऐसे आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी, हमारे तकनीकी शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री रामलाल मारकंडा जी, चीफ व्हिप आदरणीय श्री नरेंद्र बरागटा जी, वर्चुअल माध्यम से हमारे साथ जुड़े हिमाचल प्रदेश के पूर्व में 2 बार मुख्यमंत्री रहे करना की है आदरणीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी, इस कार्यक्रम में विभिन्न स्थानों से 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े समस्त मंत्रीगण, समस्त सांसदगण, समस्त विधायकगण, पार्टी के सभी तक चलेगा पदाधिकारीगण, यहाँ हमारे साथ मौजूद चीफ सेक्रेटरी आदरणीय श्री अनिल खाची जी, डीजीपी श्री संजय कुंडू जी, अन्य सभी अधिकारीगण, हमारे सभी पदाधिकारी, सभी पार्षदगण, हमारी महापौर श्रीमती सत्या कौंडल जी, सभी पार्टी के विभिन्न क्षेत्रों में जुड़े पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधुओं, मीडिया, सोशल मीडिया, आईटी के बंधुवर, सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्य अतिथि जी का हिमाचल प्रदेश की देवभूमि की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ प्रदेश की सरकार को, माननीय जयराम ठाकुर जी को 3 वर्ष के गौरवमयी वर्ष पूर्ण करने के लिए जहां बहुत बधाई देता हूं, प्रदेश की जनता को भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 3 वर्ष का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश के लिए उपलब्धियों भरा रहा। इन 3 वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार ने अनेक उपलब्धियां हासिल की। जो भी योजनाएं हिमाचल प्रदेश में लागू की गई हैं, वो हर वर्ग का ध्यान उसमें, चाहे हमारे बुजुर्ग हैं, चाहे हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे युवा साथी हैं, हमारे किसान हैं, बागवान हैं, हमारे अनुसूचित वर्ग के लोग हैं, आम जनमानस की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश में लागू की। इन 3 वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश उन्नति की राहों पर आगे बढ़ा। इस दौरान हिमाचल प्रदेश को अनेक पुरस्कार केंद्र सरकार द्वारा और अनेक स्वतंत्र एजेंसियों के द्वारा दिए गए। हिमाचल प्रदेश स्टेट ऑफ स्टेटस सर्वेक्षण 2019 में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे देश भर में शानदार प्रदर्शन के लिए अव्वल रहा। बाल अधिकारों के इंडेक्स में प्रदेश को सर्वप्रथम स्थान मिला। इसके साथ साथ प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पिछले 3 वर्षों में अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए अनेकों पुरस्कारों से उसको अलंकृत किया गया। हिमाचल प्रदेश, चाहे पोषण अभियान की हम बात करें, टीबी नियंत्रण की बात करें, बागवानी की बात करें, अनेकों क्षेत्रों में देश भर में अव्वल रहा है। प्रदेश सरकार की जो योजनाएं इन 3 वर्षों में प्रारंभ की गई, आज उनका लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है। कोविड के समय में भी जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार ने काम किया,
विकास की गति निरंतर जारी रहे। विकास जब पूरी दुनिया कोरोना की वजह से थम गई थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश का विकास न थमे, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी निरंतर प्रयास करते रहे। कोरोना के समय में भी विकास की गति और तेज हो, जो भी योजनाएं पूर्ण हो गई उनके उद्घाटन, जो योजनाएं जिनके लिए बजट की स्वीकृति कर दी गई उनके शिलान्यास, और ऐसा करके विकास को लगातार जारी रखा गया। इस दौरान प्रदेश में कोरोना की महामारी के कारण किसी को कोई दिक्कत ना आए, फीड द नीडी कार्यक्रम के तहत सरकार ने सुनिश्चित किया कि लोगों को भोजन मुहैया करवाया जाए। हमारे स्वास्थ्य सुविधाएं, उनका लाभ सभी को मिल सके। जो हमारे लोग विदेशों में या देश के अन्य प्रदेशों में फंसे थे, उनको उनकी घर वापसी की जाए। 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को प्रदेश वापसी करना, यहाँ पर उनके लिए सुविधाओं का व्यवस्था करना, स्वरोजगार सुनिश्चित करना, ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। उस दृष्टि से प्रदेश की सरकार ने बहुत अच्छे ढंग से काम किया। इस प्रकार से जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार ने पिछले 3 वर्षों के दौरान निरंतर विकास को जारी रखा, और जो भी दिक्कतें आई, चाहे कोरोना की महामारी के दौरान भी प्रदेश की सरकार ने बहुत बेहतर ढंग से काम किया। मैं प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रदेश संगठन ने निरंतर बहुत अच्छे ढंग से काम किया। ये हिमाचल प्रदेश का संगठन था जिसने कि सर्वप्रथम 2012 में त्रिदेव की कल्पना इस प्रदेश में की। पहले हमारी संरचना बूथ की होती थी, लेकिन बूथ के साथ साथ बूथ अध्यक्ष के साथ साथ बीएलए, बूथ पालक, ऐसा करके त्रिदेव की संरचना सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश में हुई, और बाद में इसको पूरे देश भर में लागू किया गया। प्रदेश के संगठन ने निरंतर प्रयास किए, लगातार अच्छा काम किया, जिसकी बदौलत चाहे 2014 का लोकसभा का चुनाव था या फिर 2017 का विधानसभा चुनाव, जिसमें कि 44 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। 2019 का लोकसभा चुनाव, जिसमें कि चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, और कुल वोट शेयर का 69% भारतीय जनता पार्टी को मिला, और 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने लीड अर्जित की। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने निरंतर अच्छा काम किया, और कोविड के समय में भी इस बात को सुनिश्चित किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने इस बात को सुनिश्चित किया कि किसी के पास भोजन की कमी ना हो। फीड द नीडी कार्यक्रम के तहत लोगों को भोजन के पैकेट बांटे, राशन किट मुहैया करवाई। हमारे महिला मोर्चा ने बहुत अच्छा काम किया, फेस कवर्स बनाकर घर घर तक पहुंचाए, और हमारे कार्यकर्ताओं ने पीएम कोविड फंड में और सीएम कोविड फंड में अपना योगदान दिया। निश्चित रूप से हमारा संगठन लगातार बेहतर करता रहा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, उनके आह्वान पर हमारी पार्टी ने घर बैठकर किस प्रकार से पार्टी के काम को आगे बढ़ाएं, प्रदेश से लेकर और पन्ना प्रमुख तक वर्चुअल माध्यम से कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ने का प्रयास किया, जो कि मैं कहना चाहूंगा बहुत अच्छा काम हमारे संगठन ने किया। इसके साथ साथ हमारे संगठन ने एक नई उपलब्धि और अर्जित की, जब प्रदेश में डाटा डिजिटाइजेशन का कार्य किया गया। ई विस्तारक योजना के तहत लगभग 2.5 लाख लोगों का डाटा सत्यापन करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में शुरू किया, और हिमाचल प्रदेश आज देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने कि इस ई विस्तारक योजना के तहत अपने कार्यकर्ताओं का डाटा का डिजिटाइजेशन करना और उसका सत्यापन का कार्य किया है। आज हिमाचल प्रदेश में माननीय जयराम ठाकुर जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश का संगठन निरंतर एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहा है, और जिस प्रकार से प्रदेश सरकार ने अनेक उपलब्धियां हिमाचल प्रदेश में अर्जित की है, निश्चित रूप से आज सरकार और संगठन बेहतर तालमेल के साथ आगे बढ़ते हुए, और जो हम लक्ष्य लेकर चले हैं कि 2022 में मिशन रिपीट, उस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज इस कार्यक्रम के मार्फत प्रदेश की जनता को बधाई देते हुए मैं अपने मुख्य अतिथि
श्रीमान राजनाथ सिंह जी को ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, 2022 में हम पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में विराजमान करेंगे। सरकार और संगठन निरंतर आगे बढ़ेंगे और आने वाली चुनौतियों का एकजुटता के साथ सामना करते हुए हिमाचल प्रदेश को बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। इस अवसर पर मैं मुख्य अतिथि जी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा, हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा। साथ ही साथ प्रदेश की सरकार को बहुत बहुत बधाई देते हुए आज के कार्यक्रम में जितने भी अतिथि हमारे साथ जुड़े उनका अभिनंदन करते हुए प्रदेश की जनता को भी बधाई देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद माननीय। एशियाई स्वर्णिम हिमाचल की संकल्पना को साकार करता वृत्तचित्र सुशासन और विश्वास के 3 साल विकास की प्रस्तुति सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल सौभाग्यशाली हैं हिमाचल के भोले भाले वासी, जिन्हें देश के प्रधान सेवक, कर्मयोगी, देश सेवा का व्रत लिए निरंतर कर्तव्य पथ पर गतिशील भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सदैव अपार स्नेह वो आशीर्वाद मिलता रहा। जब भी हिमाचल आने का मौका मिलता है और जैसे ही आप लोगों के बीच में आता हूं तो ऐसा लगता है कि अपने घर आ गया हूं, अपनों के बीच आ गया हूं। इतना प्यार जिन भाई बहनों ने मुझे दिया है उनके प्रति मैं आज बड़े गर्व के साथ ਸੋ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਣਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਸ਼ਪ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਿਮਾਚਲ बीजेपी के प्रधान। और जैसे ही आप लोगों के बीच में आता हूं तो ऐसा लगता है कि अपने घर आ गया, अपनों के बीच आ गया। इतना प्यार जिन भाई बहनों ने मुझे दिया है उनके प्रति मैं आज बड़े गर्व के साथ मैं काम कर रहा हूं कि प्रगति का मुझे एक विशेष आनंद होता है, तो मैं भी आपका एक सेवक बनकर के इस काम को कर रहा हूं। ये पवित्र भूमि है, ये देवी देवताओं की भूमि है, ये देव भूमि है। हर गांव देवी देवताओं का स्थान वाला गांव, एक ऐसा जनजीवन जहां शांति ये सहज स्वभाव है। बाधाएं आती आए, गिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा कदम मिला। श्रद्धेय अटल जी के शब्दों को हिमाचल सरकार ने देवभूमि हिमाचल प्रदेश के भोले भाले कर्मठ निवासियों के सहयोग से निरंतर आत्मसात किया। कठिन डगर पर मजबूत पकड़ के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहे। 25 दिसंबर को सम्मान स्वरूप श्रद्धेय अटल जी की प्रतिमा का अनावरण
मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक रिज मैदान में किया। 27 दिसंबर 2017 समय ने करवट बदली, सत्ता हस्तांतरण हुआ। विराट विश्व पुरुष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं शीर्ष भाजपा नेतृत्व की गरिमामयी उपस्थिति में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में श्री जयराम ठाकुर ने शपथ ली। प्रदेश को मिला मजबूत दूरदर्शी नेतृत्व, सार्वजनिक जीवन में लंबा अनुभव, 5वीं बार विधायक बने, संगठन में भी विभिन्न पदों पर शोभायमान रहे, ईमानदार छवि लिए, सरल व सादगी भरी जीवन शैली, मानवीय दृष्टिकोण के साथ जुझारू व्यक्तित्व, उनका एक सपना विकास के शिखर पर हो हिमाचल अपना। 3 अक्टूबर को इसी वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने अटल टनल रोहतांग के रूप में राष्ट्र को अमूल्य उपहार दिया। श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना साकार हुआ। लाहौल स्पीति जिला का दुर्गम क्षेत्र बर्फ से ढका होने के कारण लगभग 6 माह तक देश दुनिया से कटा रहता था। इन ऐतिहासिक पलों में शीर्ष केंद्रीय नेतृत्व के शुभागमन से प्रदेशवासी प्रफुल्लित हुए। बहनों भाइयों, यह देवभूमि है। जब लोग इसे हिमाचल को देवभूमि कहते हैं तो मैं कहता हूं कि यह केवल देवभूमि नहीं है, बल्कि हिमाचल की भूमि यह शौर्य और पराक्रम की भूमि है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग की अद्भुत मिसाल। इस टनल के बन जाने से अब प्रदेश में पर्यटन को नए पंख लगेंगे। लाहौल घाटी के लोगों का जीवन बदलेगा। रोहतांग टनल खुल जाने के बाद हमारे को बहुत सुविधा हो गई है। ये रोहतांग टनल के बाद अब मुझे लग रहा है कि हमारा ये प्रोडक्शन सारा बाहर पूरे भारत में हम लोग भेज पाएंगे और शायद हमारे को दाम भी काफी अच्छे मिलेंगे इसके। इस बार काफी उम्मीद है हमारे को। गौरवान्वित है प्रत्येक हिमाचलवासी। हम सब के अपने, हमारे प्रेरणा पुंज श्री जगत प्रकाश नड्डा विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व की प्रेरणा से हिमाचल को सदा बेहतर कार्य करने का साहस व बल मिलता है। डबल इंजन की सरकार होती है तो डबल इंजन डबल स्पीड से चलता है, और जब सिंगल इंजन की सरकार होती है तो रुकावटें आती है कि नहीं आती है? आती है कि नहीं आती है? आप चाहते हैं कि रुकावट आए? आप चाहते हैं कि तीव्र गति से सरकार चले? तो ये आपकी जिम्मेवारी है। ऊपर मोदी जी, नीचे जयराम ठाकुर और इनकी टीम इनको मजबूती प्रदान करते हुए आगे बढ़े। गत वर्ष 7 नवंबर को धर्मशाला में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामयी उपस्थिति में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के माध्यम से इस पहाड़ी प्रदेश में निवेश की व्यापक संभावनाओं का आकाश खुला। 96,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की 703 परियोजनाओं के समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए। 13,656 करोड़ रुपए के निवेश की 240 परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए हुआ पहला ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह। 13,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को जमीन पर 2 महीने से कम समय के अंदर उतारना ये बहुत कठिन चीज है। मैंने भी राज्य सरकारों का हिस्सा रहा हूं, इसलिए मैं आज सार्वजनिक रूप से भाई जयराम ठाकुर को बधाई देना चाहता हूं कि आपने हिमाचल के विकास के लिए नए आयाम जोड़े। मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालते ही भारतीय जनता पार्टी के स्वर्णिम हिमाचल दृष्टि पत्र 2017 को नीति दस्तावेज के रूप में अपनाया। मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही वरिष्ठ जनों के सम्मान स्वरूप निर्णय लिया। बिना किसी आय सीमा के वृद्ध जनों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने की आयु सीमा 70 वर्ष की। इससे 2,90,000 वृद्ध जनों को लाभ हुआ। आज इन वृद्ध जनों को 1,500 रूपए मासिक पेंशन मिल रही है। मुख्यमंत्री जयराम की बड़ी हमारी है पेंशन लगी, पहले 1,200 मिल रहा, 1,500 मिलनी है। सरकार की बड़ी धन्यवाद है, मुझे का ख्याल भी करती है, बड़ी अच्छी बात है। संवेदनशील हृदय के स्वामी मुख्यमंत्री के लिए दुख दर्द व कठिनाइयों से जूझना नया नहीं है। प्रदेशवासियों की समस्या उनकी अपनी समस्या है। यही वजह है कि उन्होंने जनता की समस्याओं के तत्काल समाधान के लिए जनता की आवाज को मंच दिया। शुरुआत हुई जनमंच की। जनमंच के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर हो, इसलिए हमारा मंत्री जाकर के गांव में जाए, हमारा अधिकारी जाकर के गांव में लोगों के बीच में बैठ करके लोगों की समस्याओं को सुने और वहीं पर उसका समाधान करें। ये हिमाचल प्रदेश में हमारी पहली पूरे देश भर में ऐसी सरकार जिसने खुला मंच दिया और जनमंच में खुली बात कहने का अधिकार सभी नागरिकों को दिया कि आप समस्या का जिक्र करिए, समाधान हम करें।
सभी विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित किए गए जनमंच 91% से अधिक शिकायतों का किया गया निपटारा। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन वरदान साबित हुई। 1100 टोल फ्री नंबर डायल कर घर बैठे लोगों की समस्याओं का होने लगा समाधान। माई गव पोर्टल से बढ़ी विकास में जन भागीदारी, आम जनता के बहुमूल्य सुझाव सरकार तक पहुंचने लगे। विकासात्मक योजनाओं को कार्य रूप देने में जन भागीदारी बढ़ने लगी। 2,85,000 गृहिणियों को मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत गैस का कनेक्शन मिला। हिमाचल देश का पहला धुआं मुक्त राज्य बना। पहले जब हम चूल्हे में खाना बनाते थे तो हमें धुएं की वजह से प्रॉब्लम होती थी, जिससे हम बीमार पड़ते थे या हमारे फेफड़ों को नुकसान होता था। अब उनके गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने से हमें घर में खाना बनाने में भी सुविधा प्राप्त हुई है और अपने घर को साफ सुथरा रखने में भी मदद मिल रही है। हिम केयर योजना के तहत पंजीकृत 5,50,000 परिवारों को 5 लाख रुपए तक निःशुल्क उपचार की सुविधा मिली। 1,25,000 लाभार्थियों के इलाज पर 129 करोड़ रुपए खर्च किए। इनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है और इनका कार्ड बना हुआ है हिम केयर का। कोई भी खर्चा नहीं किया है हमने, सारा सरकार की तरफ से दिया गया है। कोविड-19 के इलाज को हिम केयर के अंतर्गत लाया गया। आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों का सहारा बनी सहारा योजना। 11,000 से अधिक लाभार्थियों को 11 करोड़ 94 लाख रुपए खर्च कर प्रति लाभार्थी 3,000 रुपए प्रति माह मिलने लगी सहायता राशि। युवा शक्ति के सपनों को पंख लगाए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना ने। युवाओं ने 936 इकाइयां स्थापित की, सफलता की नई इबारत लिखी। सरकार ने सब्सिडी के रूप में दिए 47 करोड़ 78 लाख रुपए। हिमाचल ने भी आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ाए मजबूत कदम। मुझे 40 लाख रुपए का लोन मिला और जो मेरी इसमें सब्सिडी है वो भी समय पे मुझे मिल गई है। ये बहुत ही बढ़िया योजना है हिमाचल प्रदेश सरकार की, जिससे मेरे जैसे बेरोजगार जो युवा थे, जो काम करना चाहते थे, उनके लिए बहुत अच्छी योजना है। प्रदेश के पर्यटन की दृष्टि से अनछुए क्षेत्रों को विकसित करने के लिए नई राहें, नई मंजिलें योजना आरंभ की गई। कांगड़ा के बीड़ बिलिंग को पैराग्लाइडिंग, व पोंग बांध को जल क्रीड़ा, शिमला की चांशल घाटी को स्की तथा मंडी की जंजैली घाटी को इको पर्यटन गंतव्य स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। लारजी व तत्तापानी में साहसिक जल क्रीड़ा गतिविधियां आरंभ की जा रही हैं। हवाई सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। इस वर्ष सूरजकुंड महोत्सव में हिमाचल की भव्यता का खूबसूरत नजारा पर्यटकों को आकर्षित करने में सफल रहा। प्रदेश में 2022 तक सभी 9,61,000 किसान परिवारों को प्राकृतिक खेती के तहत लाने का लक्ष्य रखा गया है। 78,535 किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया। 4,681 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक पद्धति से खेती होने लगी। पूर्व मुख्यमंत्री श्री शांता कुमार के घर घर जल पहुंचाने की मुहिम को जयराम सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत आगे बढ़ाया। जल जीवन मिशन के तहत दुर्गम क्षेत्र स्पीति के सबसे ऊंचे गांव टशीगंग सहित प्रदेश के विभिन्न गांवों में नल से जल पहुंचाया। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੇ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਦੂਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਲਕੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਇਆ ਕਰਦੇ, ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਕਰਦੇ। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की सड़क विस्तार की सोच को वर्तमान सरकार ने प्राथमिकता दी। राज्य सरकार ने सुदूर दुर्गम क्षेत्रों तक सड़कें पहुंचाई। इन 3 वर्षों में 2,740 किलोमीटर वाहन योग्य, 90 किलोमीटर जीप योग्य सड़कों का निर्माण किया। 4,129 किलोमीटर सड़कों को पक्का किया। 3,053 किलोमीटर सड़कों में निकासी सुविधा प्रदान की और 260 गाँव को सड़कों से जोड़ा। प्रदेश में केवल 80 पंचायतों को छोड़कर सभी में सड़क सुविधा पहुंचा दी गई है। इन 80 पंचायतों में भी सड़क निर्माण कार्य जारी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भी करोड़ों रुपए की योजनाओं का निर्माण कार्य जारी है।
मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बीपीएल परिवारों को मकान बनाने के लिए 1,50,000 रुपए प्रति लाभार्थी सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। बड़ा बड़ा धन्यवाद जी मुख्यमंत्री जी ने साढ़े वास्ते मकान दिता सा कि पैसे दिते ऐसे बनाए नहीं हो सकते कभी भी। प्रदेश में मुख्यमंत्री दस्तकार सहायता योजना के तहत दस्तकारों को 30,000 रुपए तक के औजारों के लिए 75% अनुदान दिया जा रहा है। जिला कुल्लू के शरण गांव के हस्तशिल्प एवं हथकरघा कारीगर महीन धागों से जादुई उत्पाद तैयार कर माननीय प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल अभियान में खूबसूरत रंग भर रहे हैं। गौ सेवा आयोग का किया गठन। गौ अभयारण्य और गौ सदन हर जिले में खुलने लगे। इसके लिए 17 करोड़ 9 लाख रुपए किए जारी। बीते इस एक वर्ष में कोरोना का संकट भी रोक न पाया विकास रथ। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हर हिमाचल वासी की हिम्मत और जज्बे ने पेश की खास मिसाल। कोरोना काल में भी जुझारू मुख्यमंत्री ने वर्चुअली एवं अनेक स्थानों पर स्वयं पहुंचकर 3500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास कर विकास की गति को थमने नहीं दिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के इतिहास में पहली बार कोविड-19 की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए नियम 67 के तहत इस विषय पर चर्चा की अनुमति दी गई। कोरोना से निपटने के लिए राज्य व जिलों में स्थापित किए आपातकालीन केंद्र संकट की घड़ी में संपर्क सेतु बने। प्रदेश सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाया। लॉकडाउन के कारण देश के दूसरे राज्यों में फंसे लगभग 2.5 लाख हिमाचल वासियों को विशेष रेलगाड़ियों व बसों के माध्यम से सुरक्षित हिमाचल में उनके घर पहुंचाया। हमारी सरकार ने हमें अभी जो है हिमाचल लाने की कोशिश की और हम आज अपने घर में पहुंच चुके हैं। वो भी बहुत ही अच्छा साथ हमारी गवर्नमेंट ने हमें दिया है। चलिए हम अपनी सरकार को बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं। एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान चलाया। देश के माननीय प्रधानमंत्री ने भी इसे सराहा। कभी किसी भी मुख्यमंत्री को ऐसे चुनौतियों भरे दौर से नहीं गुजरना पड़ा। इस संकट से निपटने के लिए दुनिया, देश, प्रदेश में कहीं कोई तैयारी नहीं थी। विकास शिल्पी, दूरदृष्टा, कर्मठ मुख्यमंत्री हर रोज 24 घंटे स्थिति पर नजर बनाए रहे। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में फंसे अन्य राज्यों के 20,000 प्रवासी मजदूरों व अन्य लोगों की शिकायतों का निवारण किया। हम लोगों का लॉकडाउन का स्थिति था ना, तो हम लोग को कुछ दिन काम किए। इसके बाद कुछ दिन के बाद हम लोग लॉकडाउन हो गया, तो हम लोग बड़ी परेशानी में हो गए थे। हम लोगों को खाने पीने की व्यवस्था अच्छी तरह से देख रेख किए। हिमाचल प्रदेश हमारी सरकार को मैं धन्यवाद करता हूँ, जो कि हमारे यह काम को शुरू कर दिए हैं और सारे लेबर हमारे खुश हैं। कोविड काल में भी कृषि उत्पादों के विपणन के लिए पर्याप्त सुविधाएं दी गई। किसानों बागवानों को फसल का उचित मूल्य मिला। चुनौतियों को अवसरों में बदला गया। प्रदेश में आज अनेक अस्पताल डेडिकेटेड कोरोना अस्पताल के रूप में कार्य कर रहे हैं। आरंभ में प्रदेश में केवल 60 वेंटिलेटर थे। आज प्रदेश में लगभग 700 वेंटिलेटर हैं। कोरोना के दौर में मरीजों के इलाज और बच्चों की पढ़ाई का भी पूरा ख्याल रखा। सरल, सहज, सौम्य व्यक्तित्व के स्वामी श्री जयराम ठाकुर ने चिर परिचित मुस्कुराहट लिए सदैव अपनी सोच में सकारात्मकता एवं अप्रोच में संभावनाओं को जीवित रखा। बीते 3 वर्षों में हिमाचल वासियों ने सरकार में अपना विश्वास बरकरार रखते हुए विधानसभा उपचुनावों तथा लोकसभा चुनावों में सभी 68 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलवाई। प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। प्रदेश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में 7वां स्थान प्राप्त हुआ। रैंकिंग 16 से 7 पहुंची। स्टेट ऑफ द स्टेट सर्वे में हिमाचल ओवरऑल परफॉर्मेंस में दूसरे स्थान पर रहा। उत्कृष्ट कार्य के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बागवानी, ई गवर्नेंस आदि विभिन्न क्षेत्रों में अनेक सम्मान व राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए। इस छोटे से पहाड़ी प्रदेश के लोगों की दृढ़ संकल्प शक्ति और कड़े परिश्रम से राह आसान बनती रही। कवि शिव मंगल सिंह सुमन के शब्दों में, जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। सीमित पगडग लंबी मंजिल तय कर लेना कुछ खेल नहीं। जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। तो आओ साथ चलें, विकास पथ पर आगे बढ़ें। ये थी प्रदेश की विकास यात्रा की एक छोटी सी झलक। प्रस्तुति सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। और अब
माननीय मुख्यमंत्री एवं मंच पर विराजमान गणमान्य अतिथियों से सादर निवेदन है इसी मौके पर प्रकाशित पुस्तिका के विमोचन के लिए। हमारे बीच उपस्थित वर्चुअली दिल्ली से माननीय रक्षा मंत्री जी दिल्ली से इस पुस्तिका का विमोचन करेंगे। उनसे सादर आग्रह है विमोचन के लिए। तालियों की कड़कड़ाहट के साथ इन लम्हों को हम जीवंत बनाएं। इस पुस्तक में उपलब्धियों भरी यात्रा, सफलता की कहानियों का समायोजन किया गया है। आज इस भारतीय जनता पार्टी सरकार के 3 साल के कार्यकाल के पूर्ण होने पर आज के इस सादे समारोह में हम सबको शुभकामनाएं देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए दिल्ली से टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ करके देवभूमि को संबोधित करने के लिए हमारे साथ जुड़े देश के हमारे यशस्वी रक्षा मंत्री, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे वर्षों तक का अध्यक्ष रहे, आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, दिल्ली से ही हमारे साथ वर्चुअली जुड़े, जिनका अभी हमने संबोधन भी सुना, और हिमाचल प्रदेश के हमारे हमीरपुर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद, केंद्र में वित्त राज्य मंत्री भाई अनुराग ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश में हमारी पार्टी के प्रभारी के नाते जिनका पहली बार आगमन इस दायित्व के पश्चात शिमला हुआ है, आदरणीय श्री अविनाश राय खन्ना जी, और इनके साथ सह प्रभारी के नाथ हमारे पुराने मित्र आदरणीय श्री संजय टंडन जी, जिनको सह प्रभारी के नाते हिमाचल प्रदेश में पार्टी का दायित्व मिला है। मंच पर उपस्थित आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ में टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, हमारे साथ में शिमला के लोकप्रिय विधायक और हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री, शहरी विकास मंत्री आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी, शिमला लोकसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद और पार्टी के हमारे प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय सुरेश कश्यप जी, हमारे साथ में जुड़े सभी माननीय सांसदगण, सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, यहां आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे साथ में उपस्थित हैं, माननीय मंत्री रामलाल मारकंडा जी, चीफ विप श्री नरेंद्र बरागटा जी, मुख्य सचिव श्री अनिल खाची जी, डीजीपी श्री संजय कुंडू जी, शिमला की महापौर सत्या कौंडल जी, पार्टी के अन्य सभी पदाधिकारी और पूरे प्रदेश के सभी हमारे आज इस कार्यक्रम के साथ वर्चुअली जुड़े भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, हिमाचल प्रदेश सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने पर मैं समस्त हिमाचल वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मैं हिमाचल वासियों का
हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस सफर में हर कदम पर उनका साथ मिला, हौसला मिला और हम आगे बढ़ते रहे। और आज के इस अवसर पर मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिनका हिमाचल के साथ बहुत लगाव है, स्नेह है, प्यार है। और जब भी कभी हिमाचल का जिक्र होता तो वो कहते हैं कि हिमाचल जब भी आना होता है ऐसा लगता है कि मैं अपने घर आया। मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इन 3 साल के कार्यकाल में उनका भरपूर आशीर्वाद, सहयोग हिमाचल प्रदेश को मिला। और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे देश के सम्मानीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का। आपका हिमाचल प्रदेश के साथ विशेष लगाव, और मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को महसूस करता हूं कई बार कि वर्षों पहले एक बार आप हमारे विधानसभा क्षेत्र में आकर के, जब मैं विधायक भी नहीं था, चुनाव लड़ रहा था, कार्यक्रम निर्धारित कहीं था, उस कार्यक्रम में जाना था, लेकिन मौसम खराब हो गया, बर्फ पड़ गई, वहां का कार्यक्रम रद्द हो गया। तो बाली चौकी में एक जगह आप उस कार्यक्रम में जितने कर लोग उपस्थित थे, छाता लेकर के उस बारिश के मौसम में वहां अपने संबोधन दिया था। और मुझे आज भी याद है कि आपने कहा था, वहां जो लोग उपस्थित थे, थोड़ी सी संख्या में लोग उपस्थित थे, उनके बीच में कहा था कि इस विधानसभा क्षेत्र में हम कभी नहीं जीते, ये शुरुआत अब की बार होनी चाहिए। यहां सुना है कि जमानत जब्त होती है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की। अब की बार भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद ये जीत का सिलसिला लंबा चलता रहेगा और ये इस विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं। एक दिन आएगा जब आपका विधायक हिमाचल प्रदेश में एक मुकाम पर होगा। ये शब्द आपने उस वक्त कहे थे जब हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, और आपके आशीर्वाद से वो परिस्थिति हमने देखी जहां जमानत नहीं बचती थी पार्टी की, वह हम जीते। पर जीत का सिलसिला लगातार बदस्तूर जारी रहा। लगातार आज मैं उस विधानसभा क्षेत्र से 5वीं बार विधायक हूं। ये एक सफर, जिस सफर को एक संघर्ष के दौर में हमने यहां तक पूरा किया है। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आपका स्नेह, आपका प्यार हमेशा जिस प्रकार से हमको मिलता रहा। और एक दौर आया जब आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ में आपने हिमाचल प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष का दायित्व तो किसी को देना था। उस वक्त आपने निर्धारित किया, तय किया, निर्णय किया कि ये दायित्व जो है जयराम ठाकुर को दिया जाना चाहिए। मैं आपका कृतज्ञ हूं, आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश को जहां एनडीआरएफ की बटालियन हमको हासिल हुई, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और भाई अनुराग ठाकुर जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि 1 रैंक 1 पेंशन, ये भी एक शुरुआत जो है आपने उस दिशा में की जो साकार हुई। और आज पूरा भारत इसके लिए आदरणीय मोदी जी का और आपका हृदय से आभार व्यक्त करता है। रोहतांग टनल
जो 3,300 करोड़ रुपए की लागत से बन करके तैयार हुई। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का यह सपना साकार हुआ और इस सपने को साकार करने की दृष्टि से ठीक कहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी, जब जिक्र हुआ था जब अटल जी हिमाचल प्रदेश में आए थे और उस वक्त आदरणीय धूमल जी और नरेंद्र भाई मोदी जी दोनों ने अटल जी से निवेदन किया था, ये रोहतांग से आना जाना कठिन होता है, टनल बननी चाहिए और इसका काम शुरू होना चाहिए। और अटल जी ने उस बात को स्वीकार किया और आज वह टनल आपके नेतृत्व में, जहां आपकी निगरानी में बार बार जो भी छोटे छोटे मुद्दे जिसमें आते थे, और ये लग रहा था हमको उस वक्त जब सारी परिस्थितियों को हम देख रहे थे, वहां पर विकट परिस्थितियों को, जब बीआरओ के साथ हमारी बैठक होती थी अधिकारियों के साथ, और उसमें यह लग रहा था कि अभी इस टनल को बनने के लिए थोड़ा और वक्त लगेगा और जो संभावना ऐसी लग रही कि 2022 तक ये टनल बन करके तैयार होगी, लेकिन आपने निर्धारित किया 2022 नहीं 2020 में इसको पूरा करना है। और इसके लिए जो भी करने की आवश्यकता है, इसको मॉनिटर करना, सहयोग करना, हर दृष्टि से जो भी चीज करने की जरूरत है, और वो गति जो पीछे पूर्व सरकार के कार्यकाल में जो टनल की चली हुई थी उसमें एकदम गति आई और जो कार्य जो वर्षों में पूरा होना था वो कुछ महीनों में पूरा हुआ और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आप दोनों आकर के इस टनल का उद्घाटन करने के लिए देवभूमि हिमाचल पहुंचे। इसके लिए हिमाचल वासी तो आपके आभारी हैं ही, पूरी दुनिया आज मनाली जो आती है वो टनल को देखने के लिए, रोहतांग टनल को, अटल टनल को देखने के लिए वहां पहुंचती है। उसको देखे बिना, टनल को देखे बिना कोई मनाली से वापस नहीं मुड़ता है। हम इस बात के लिए, इस योगदान के लिए आपके हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में, मुझे लगता कि मेरी बात अधूरी रहेगी। आज हमारे लिए ये सौभाग्य की बात और भी ज्यादा होती अगर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी भी आज हमको संबोधित करते, हमको आशीर्वाद देते। उनका हिमाचल से संबंध है, हिमाचल के रहने वाले, हिमाचल के पार्टी के हमारे कार्यकर्ता और हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए हमारे लिए ये बहुत बड़ा गर्व का विषय है कि वो कार्यकर्ता जो हमारे साथ कभी झंडा लगाते थे, कभी पोस्टर लगाते थे, कभी धरने पर, दरी पर बैठते थे, कभी संघर्ष के राह पर जो है पुलिस के माध्यम से उठा करके जो है वो सलाखों के पीछे हो जाते थे, ऐसे संघर्ष के दौर पर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के उस दायित्व पर पहुंचे। आज कोरोना महामारी के कारण जो है वो भी संक्रमित हुए हैं और वो आज के इस वर्चुअल कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाए, इसकी हमें कमी महसूस होती है। लेकिन उनका योगदान हिमाचल के लिए और पार्टी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा सदैव जो है जिस प्रकार से है और उसको वो जारी रखें, ऐसी हम देवभूमि के लोग सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान एम्स उनकी वजह से मिला, उनके सहयोग से मिला बिलासपुर में, और बिलासपुर में एम्स के साथ साथ में ऊना में पीजीआई सैटेलाइट जो है वो भी उनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ी देन है। 3 मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश को मिले, चंबा, हमीरपुर और नाहन मेडिकल कॉलेज, जो उस वक्त आदरणीय नड्डा जी केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री थे, और मंडी का जो हमारा ईएसआई मेडिकल कॉलेज उसको प्रदेश को सौंपना, ये भी एक बहुत बड़ा उनका एक योगदान रहा। और देश के लिए आयुष्मान भारत की शुरुआत करना, ये भी एक बहुत बड़े योगदान के रूप में उनके कंट्रीब्यूशन रही है। आज के इस कार्यक्रम में उनकी हम कमी महसूस कर रहे हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय धूमल जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपना संबोधन देकर के हम सबका मनोबल बढ़ाया, हमको हौसला दिया इस संघर्ष के इस दौर में से, कठिन दौर में से आगे बढ़ने के लिए। जिस प्रकार से प्रदेश सरकार को अपनी शुभकामनाएं दी, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपके मार्गदर्शन में, आपके सहयोग से, जिस प्रकार से जिन योजनाओं को आपने हिमाचल प्रदेश में आगे बढ़ाने के लिए काम किया, उन योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए हम भी प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आपके सपनों को हम साकार करते हुए आगे बढ़ें।
उसी प्रकार से मैं आज के इस कार्यक्रम में आभार व्यक्त करना चाहूंगा आदरणीय श्री शांता कुमार जी का भी। हम आज उनकी भी बहुत बड़ी कमी अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। वो भी कोरोना के इस संकट में चपेट में, इस संक्रमण की चपेट में आए हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनका परिवार भी, उनकी पत्नी भी हॉस्पिटल में एडमिट है और पूरा परिवार संक्रमित हुआ है। हम उनके परिवार को शीघ्र वो स्वास्थ्य लाभ लेकर के वो स्वस्थ हो जाएं और पूरा परिवार स्वस्थ हो करके अपने जीवन में खुशहाली के साथ जो है आगे बढ़ें, इसकी हम कामना करते हैं। उनका भी मार्गदर्शन हमको समय समय पर हमेशा मिलता रहा और हिमाचल प्रदेश में जो जिस प्रकार से उनने विभिन्न योजनाओं को शुरू किया था, जहां धूमल जी को सड़कों वाला मुख्यमंत्री माना जाता है, जहां शांता कुमार जी को पानी वाला मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है, इन दोनों नेताओं के मार्गदर्शन में हम हिमाचल प्रदेश में विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी भी शीघ्र स्वस्थ हो, इसके लिए भी मैं देवभूमि की सभी जनता की ओर से कामना करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमने आदरणीय राजनाथ सिंह जी का संबोधन सुनना है। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसा दौर 3 साल का कार्यकाल हमारा बीता, जिसमें से 2 वर्ष तो काम करते करते बीते और सही मायने में कहूं कि 1 वर्ष ना काम करने का आनंद हुआ, ना काम हुआ, ना आराम हुआ, जिसको हम कह सकते हैं। ऐसी परिस्थिति के दौर में से हम लोग निकले हैं। कहां आज के इस कार्यक्रम के लिए हमने तय करके रखा था कि इस कार्यक्रम को बहुत बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम हम बनाएंगे, लेकिन इस कार्यक्रम को जब ऐसी परिस्थिति में हम आयोजित करने के लिए बैठे तो हमको सारे प्रदेश में इसी बात को कहना पड़ा कि कम लोग आए, थोड़े लोग आए। और आज भी शिमला के कार्यक्रम में जो हमने सोशल गैदरिंग की रिस्ट्रिक्शन का उनका जो पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सिर्फ 50 लोगों को यहां पर आज के इस कार्यक्रम में शामिल किया है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने पार्टी की ओर से, संगठन की ओर से व्यवस्था की है। हिमाचल प्रदेश के हर एक विधानसभा क्षेत्र में इस कार्यक्रम को टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ करके हजारों लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने प्रयत्न किया है और मुझे पूरा भरोसा है पूरे हिमाचल प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में इस कार्यक्रम को हजारों की संख्या में हमारी पार्टी के साथी और उसके साथ साथ में आम जनता भी सुन रही होगी। जहां इस संकट में एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने थी कि संकट से पार कैसे लगे, तो उस दृष्टि से जिन बातों का जिक्र मुझसे पहले यहां पर साथियों ने किया, उनमें बहुत डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन 3 साल का कार्यकाल काम करते करते बीता। प्रयत्न किया कि हिमाचल प्रदेश की जो देवभूमि की एक संस्कृति है, जहां संस्कार है, जहां सहजता है, जहां सरलता है, उस संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए हम राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करने की उस संस्कृति को बढ़ावा दें। उस दृष्टि से हमने प्रयत्न किया कि हिमाचल प्रदेश में हम मिलकर के काम करें और सबके साथ मिलकर के काम करते हुए इस प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ा सकें। उस दृष्टि से जो प्रयत्न किए हैं उसमें मैं कह सकता हूं कि हम काफी हद तक सफल हुए। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद जो इनिशिएटिव लिए हैं, हालांकि कई लोग इस बात को लेकर के कहने की कोशिश करते, हमारे विपक्ष के लोग, मैं दावे के साथ कह सकता हूं इनिशिएटिव छोटे हैं लेकिन जनहित के लिए लिए गए हैं, जन कल्याण के लिए लिए गए हैं। हमारा कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम हमने हिमाचल प्रदेश में जो बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान करने का एक निर्णय लिया, पहली कैबिनेट की बैठक में वो निर्णय लिया। जिन बुजुर्गों की वजह से इस दुनिया को देखा, इस दुनिया को समझा, इस दुनिया को सीखा, उनके लिए हमको कुछ सोचना चाहिए। इस दृष्टि से हमने हिमाचल प्रदेश में 17 साल की आयु के ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया और उस पेंशन के प्रावधान के अंतर्गत जो है 5,70,000 के लगभग बुजुर्गों को हम हिमाचल प्रदेश में जो है वो पेंशन दे रहे हैं, और जिसमें विशेष तौर से 70 साल की आयु से ऊपर के लगभग 3 लाख लोगों को, जो वृद्ध जन जो है हमारे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको 1,500 रुपए पेंशन हर महीने की हम दे रहे हैं। एक और इनिशिएटिव हमने हिमाचल प्रदेश में जनमंच का, जिसका जिक्र हमसे पहले हमारे साथी कर रहे थे, उनने इस बात का जिक्र किया और उस बात में मैं यही कहना चाहता हूं
कि जनमंच एक ऐसी शुरुआत पूरे हिमाचल प्रदेश में जो हमने की, उसके माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान गांव में हो, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने प्रयत्न किए, प्रयास किए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में हमने अभी तक 200 से ज्यादा जनमंच के आयोजन किए और जिसमें लगभग 50,000 के लगभग जो है लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर करने में हम सफल हुए। ये एक बहुत अलग तरह का कार्यक्रम। हालांकि हमारे विरोधी इस बात को, इस मंच को, इस जनमंच को जो है बहुत बुरी तरह से इसका विरोध करने के लिए एक प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन जहां भी जनमंच हुए वो सफल हुए, उनके माध्यम से लोगों की समस्याओं के समाधान हुए हैं। इसलिए लोगों में ये योजना, ये कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय बनता आगे बढ़कर के जो है दिख रहा है। और मैं इस बात को लेकर के थोड़ा मुझे इस बात का दुख है कि कोविड-19 के प्रभाव के कारण जो है हिमाचल प्रदेश में हम जनमंच के आयोजन को पिछले कुछ महीनों से नहीं कर पाए हैं। जैसे ही कोविड के मामलों में कमी आएगी, हम सुनिश्चित करेंगे कि जनमंच का आयोजन फिर से शुरू हो, इस बात के लिए प्रयत्न करेंगे। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है जहां जनमंच के साथ साथ में हमने सीएम हेल्पलाइन की 1100 की शुरुआत की और वो भी एक माध्यम लोगों की समस्याओं का समाधान घर बैठे करने की दृष्टि से बहुत कारगर साबित हुआ है। अभी तक हिमाचल प्रदेश में 1100 नंबर के माध्यम से लगभग 91,000 जो है हमारी शिकायतों जो आई है उसमें से 78,000 से अधिक समस्याओं का समाधान हुआ है। और उसी प्रकार से आगे बढ़ करके एक और नया इनिशिएटिव जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत की शुरुआत पूरे देश के लिए की, उसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में हमने हिमकेयर की शुरुआत की और लगभग 1,25,000 से ज्यादा लोगों का इलाज करने की परिस्थिति में नहीं थी, उनमें से बहुत सारे लोग बीमारी के चलते, गरीबी के चलते और ऐसी परिस्थिति में उनके लिए मदद करने की हमने कोशिश की और लगभग 1,25,000 के लगभग 125 करोड़ के लगभग जो है उनके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए उनके इलाज पर हमने खर्च हिमाचल प्रदेश में किया। उसी प्रकार से सहारा योजना के अंतर्गत भी हमने हिमाचल प्रदेश में प्रयत्न किया। ऐसे लोग जो लाचार हैं, बेबस हैं, बिस्तर पर हैं, जिंदा हैं, लेकिन उसके बावजूद चल नहीं सकते हैं, उनके अकाउंट में हमने हिमाचल प्रदेश में 3,000 रुपए प्रति महीने का उनके लिए जो है वो मदद करने का एक रास्ता निकाला और इस सहारा योजना के अंतर्गत अभी तक 11,000 लोगों को ये सुविधा घर बैठे जो मिल रही है, उसके कारण उनको एक बहुत बड़ी एक राहत मिली है। उसी प्रकार से आगे बढ़कर के एक नया इनिशिएटिव आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए उज्ज्वला योजना का लिया और उस उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जहां 1,36,000 परिवारों को गैस का चूल्हा मिला, ऐसी परिस्थिति में जो बाकी परिवार बच गए थे, जो गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत हमने उनको लाने के लिए योजना बनाई, जो प्रदेश की योजना हमने शुरू की और उस योजना के अंतर्गत मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि 2,90,000 परिवारों को, गृहिणियों को हमने गैस का चूल्हा उनके घर तक पहुंचाया और जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा हमने हिमाचल प्रदेश में खर्च किया है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, एक वर्ष पूर्व जब आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी हिमाचल प्रदेश आए थे, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर आए थे, तो उस वक्त हमने हिमाचल प्रदेश को घोषित किया था पूरे देश में हिमाचल पहला राज्य बना जहां हर घर में गैस का चूल्हा है। और आज भी हम इस योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। जो भी नए परिवार इसमें आ रहे हैं उन नए परिवारों को इसमें जोड़ा जा रहा है। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ करके एक नया इनिशिएटिव हमने हिमाचल प्रदेश में और लिया कि हिमाचल प्रदेश भले ही छोटा है, लेकिन छोटे होने के बावजूद क्या हम बड़े काम नहीं कर सकते। हमने कहा कि हमको प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्लान करना चाहिए। बहुत सारे प्रदेशों ने इस प्रकार से पहल की है और उस दृष्टि से हमने हिमाचल प्रदेश में एक शुरुआत की। हमने कहा हम ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट करेंगे और उस इन्वेस्टर्स मीट में हमने हिमाचल प्रदेश में एक शुरुआत की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने के लिए 7 नवंबर 2019 को धर्मशाला आए थे और धर्मशाला में उन्हें अपना संबोधन दिया था। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि 96,000 के एमओयू साइन हुए थे और उसके लगभग 1 महीने के 1.25 महीने के अंतर में जहां जब 2 साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश सरकार का हमारा पूरा हुआ तो हमने 13,500 करोड़ रुपए की 13,600 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग इसी पीटर हॉफ के हॉल में की थी। आदरणीय अमित शाह जी और
जगत प्रकाश नड्डा जी की उपस्थिति में। मुझे ये बात बताते हुए प्रसन्नता भी है कि आज जो है उसमें कई तरह की बातें करने की हमारे विपक्ष के साथी बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं अगर 13,500 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग की है, उसमें से लगभग 10,000 करोड़ रुपए के काम जमीन पर चलने शुरू हो गए, काम होने शुरू हो गए और उस ग्राउंड ब्रेकिंग का ये लाभ रहा है। कोरोना का संकट नहीं होता, मैं आपके बीच में इस बात को कह सकता हूं, अगर ये संकट नहीं आया होता तो आज ये हमारे हिमाचल प्रदेश में ये ग्राउंड ब्रेकिंग हमारी 40,000 करोड़ तक पहुंच जाती। लेकिन मैं आज ये जरूर कहना चाहता हूं, आने वाले समय में बहुत जल्दी ही हम हिमाचल प्रदेश में लगभग 10,000 करोड़ रुपए की और ग्राउंड ब्रेकिंग करने के लिए तैयारी में है और बहुत जल्दी इस काम को भी पूरा किया जाएगा, जो हिमाचल प्रदेश को एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक नई डेस्टिनेशन बनाने की दृष्टि से हमने एक इनिशिएटिव लिया है, एक प्रयत्न किया है, एक प्रयास किया है, उसमें निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। एक नया इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश में जो है नेचुरल फार्मिंग का, प्राकृतिक खेती का हमने लिया था और उसमें मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उस नए कॉन्सेप्ट के साथ हमने हिमाचल प्रदेश में काम किया और उस काम को आगे बढ़ाने की दृष्टि से हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 99,349 मतलब लगभग 1 लाख के लगभग जो है वो किसान अपना जो है वो इस प्राकृतिक खेती के साथ जुड़ गए हिमाचल प्रदेश में। ये एक बहुत बड़ी बात है जिस बात को लेकर के हम आगे आने वाले समय में और प्रयत्न करेंगे और प्रयास करेंगे ताकि ये योजना और भी सफल हो जाए। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में एक और योजना की हमने शुरुआत की कि यहाँ जंगली जानवरों के कारण फसल को बहुत बड़ा नुकसान होता है और उस दृष्टि से मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना की शुरुआत हमने हिमाचल प्रदेश में की और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उसमें 80% अनुदान हम देते हैं सोलर फेंसिंग के लिए और उसमें 105 करोड़ रुपए हमने अभी तक खर्च कर लिया। ये भी एक बहुत बेहतरीन योजना हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए है, जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए और उस दृष्टि से उन्होंने नए इनिशिएटिव के माध्यम से नई पहल करते हुए किसान सम्मान निधि की शुरुआत की और हिमाचल प्रदेश के हजारों किसानों की, लाखों किसानों के अकाउंट में जो है वो किसान सम्मान निधि का पैसा आ रहा है। 6,000 रुपए हर साल का जो वो पैसा उनके अकाउंट में सीधा आ रहा है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। किसान के संबंध में जो बिल लाया गया है उस बिल का भी हमने हिमाचल प्रदेश की ओर से स्वागत किया है और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल का हर किसान जो है उस बिल के समर्थन में है। हिमाचल प्रदेश में ना तो आंदोलन, ना ही कोई धरना, ना ही कोई प्रदर्शन और हिमाचल प्रदेश के किसानों ने उस बिल का हृदय से अभिनंदन किया है, स्वागत किया है। मैं आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारी योजनाओं का जिक्र इसलिए नहीं करना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारा उसमें वक्त लगेगा और खासतौर से एक योजना का जिक्र करते मैं अपनी बात पूरी करूंगा। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, यानी कि जो हमारे नौजवान हिमाचल प्रदेश में है, अगर सरकारी क्षेत्र में नौकरी मिले तो वो भी एक माध्यम हमने कायम रखा है, जारी रखा है, नौकरी देने का क्रम हमने जारी रखा है। हजारों लोगों को हम हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में भी नौकरियां दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा नौजवान अपने पांव पर खड़ा हो, अपने रोजगार का संसाधन अपने आप स्वयं जोड़ने के लिए आगे बढ़े। उस दृष्टि से मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की हमने हिमाचल प्रदेश में शुरू की और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 200 करोड़ से ज्यादा अभी तक उस पर हमने खर्च किया और बहुत बड़ी संख्या में हमारे नौजवानों का रुझान उसमें आ रहा है, जिसमें हम 40 लाख रुपए का लोन देते हैं, 25% सब्सिडी हम नौजवानों को देते हैं और कोई बेटी अगर करना चाहती है, बहन करना चाहती है तो उसके लिए ये सब्सिडी 30% है। उस दृष्टि से हम आगे बढ़ करके हम काम कर रहे हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का अभिनंदन करता हूं। कोविड के चलते बहुत बड़े संकट के दौर में से हम गुजरे। हिमाचल प्रदेश ने कोरोना के संकट में बहुत बेहतर काम करने की कोशिश की और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में जब हमने बेहतर काम करते हुए आगे बढ़ करके कुछ नए इनिशिएटिव्स उसमें भी लिए थे, उसके परिणाम भी सार्थक रहे। और एक दौर था हिमाचल प्रदेश
पूरे देश भर में जो बड़े राज्य हैं उनमें से कोविड मैनेजमेंट में बहुत बेहतर था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में 2 महीनों में संक्रमण यहां हिमाचल प्रदेश में भी बढ़ा और स्वाभाविक रूप से मृत्यु में भी नंबर काफी बढ़ा है। उस बात को लेकर के हमें बहुत दुख भी है, लेकिन उसके बावजूद हमने हिमाचल प्रदेश में सख्ती की, कुछ सारी चीजों को लेकर के सोशल रिस्ट्रिक्शंस हमने की, सोशल गैदरिंग में कर्फ्यू भी हमको रात को लगाना पड़ा, लोगों को असुविधा भी हुई होगी, लेकिन उसके बावजूद हमने हिमाचल प्रदेश में लोगों का जीवन बचना चाहिए उस बात को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रयत्न किया, प्रयास किया। और आज मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि पिछले लगभग 1 हफ्ते और पिछले 10 दिनों से हम कोविड को मैनेज करने के हिमाचल प्रदेश में काफी हद तक हम सफल हुए हैं। जहां मामले हमारे लगभग 900 और 1000 एक दिन के आ रहे थे, अब वो मामले 250 और 300 के बीच में सिमट करके रह गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी इस कोविड के संकट से हम बाहर आएंगे और हिमाचल प्रदेश आने वाले समय में प्रगति की राह पर आगे बढ़ते हुए निश्चित रूप से जो है वो अपने लक्ष्य को, विकास के लक्ष्य को जो हासिल करेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मुझे आज के इस कार्यक्रम में इस बात का भी जिक्र करना है कि हिमाचल प्रदेश ने अपने स्टेटहुड के 50 वर्ष पूरे इस वर्ष 25 जनवरी को करने हैं। हमने 50 वर्ष के इस कार्यकाल के हिमाचल के इस सफर के बहुत सारे इवेंट्स प्लान किए थे, योजना बनाई थी, 50 कर लगभग इवेंट्स हमने प्लान किए थे, लेकिन कोविड के चलते वो प्रभावित हुए हैं। हमारी मंशा अभी भी है, हम चाहेंगे कि 50 साल पूरा होने के बाद भी हम हिमाचल प्रदेश में अलग अलग विभागों के माध्यम से अलग अलग कार्यक्रम करें और इस 50 साल का पूरा होने पर जो है हिमाचल प्रदेश में जो है उस आयोजन को पूरा साल भर चलाएं, इसके लिए भी हम योजना बना रहे हैं। हम इस बात को लेकर के भी कि अभी हिमाचल प्रदेश में इन दिनों में पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, इसलिए पूरे हिमाचल प्रदेश में आज के इस दौर में जो है वो आचार संहिता लगी हुई है। इसलिए ये कार्यक्रम हमने आचार संहिता के कारण भी छोटा किया और उसके साथ साथ कोविड के कारण भी हमने इस कार्यक्रम को बहुत छोटा किया है। आने वाले समय में हम 3 महीने के बाद, जैसे हमारे पंचायत के चुनाव हमारे ये संपन्न हो जाते हैं, उसके पश्चात हम हिमाचल प्रदेश में 3 महीने का एक कार्यक्रम अलग से लेंगे, जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक अभियान के रूप में काम करेंगे और उसके साथ साथ में सरकार के साथ साथ में प्रदेश सरकार के साथ केंद्र सरकार की भी जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं केंद्र के माध्यम से प्रदेश के लिए हितकारी है, जिन योजनाओं से बहुत सारे प्रदेश के काम को, विकास को गति मिली है, उन योजनाओं को भी हम हिमाचल प्रदेश में आम जनता तक पहुंचाने के लिए एक अभियान के रूप में इस कार्यक्रम को करेंगे। एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप हम सब के बीच में आज, हम चाह तो रहे थे कि आप शिमला आते, लेकिन वो शिमला आना संभव नहीं हुआ। परिस्थितियां इस प्रकार की हैं इस कोविड की वजह से, और ऐसी परिस्थिति में टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ करके आपने समय निकाला, आपने समय निकाल करके हमको अपने आशीर्वाद देने का जो है वो जो बात आपने कही थी कि मैं निश्चित रूप से आऊंगा, तो आपने ये आज की इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के जो समय निकाला उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और दिल्ली से मैं अनुराग ठाकुर जी जो हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधित्व करते हैं केंद्र सरकार में, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने भी समय निकाला, आप भी आज के इस कार्यक्रम में जुड़े। और आने वाले समय में हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार पिछले 3 साल के कार्यकाल में जो काम किए हैं, इससे बेहतर और नए काम गति के साथ, तेज गति के साथ 2 वर्षों में करे और इस बात को भी सुनिश्चित करें कि 2022 में फिर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जहां लोकसभा के चुनाव में हिमाचल के लोगों ने, हिमाचल की जनता ने हमको भरपूर सहयोग दिया, जहां 68 की 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। उपचुनाव की परीक्षा का दौर, उसमें भी हम सफल हुए। 2 उपचुनाव थे, उन दोनों में हम सफल हुए, दोनों में हमने जीत हासिल की।
और पंचायत के चुनाव में भी हमको पूरा भरोसा है कि इसमें भी निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में हमारे साथ चलने वाले, सहयोग देने वाले साथी चुन करके आएंगे, ईमानदार प्रतिनिधि चुन करके आएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। और 2022 के उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए हम कृत संकल्प होकर के आज से ही काम करेंगे और हिमाचल प्रगति की राह पर शिखर की ओर बढ़े, ये हमारा एक सपना है। और इसी सपने को पूरा करने के लिए मैं ये चंद पंक्तियां अटल जी की, जिनका जिक्र हमेशा हम करते हैं, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर के चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इसी बात के साथ, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आदरणीय राजनाथ सिंह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता का हृदय से आभार करते हुए नववर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का इस मुबारक मौके पर शुभ संदेश पढ़ने के लिए सादर आग्रह है। प्रदेश हिमाचल प्रदेश के कर्मठ, अथक परिश्रमी, यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम जी ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष श्री सुरेश जी कश्यप और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेम कुमार जी धूमल, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग जी ठाकुर और प्रदेश के प्रभारी श्री अविनाश राय जी खन्ना एवं स्थानीय विधायक और हिमाचल सरकार के मंत्री श्री सुरेश जी भारद्वाज, हिमाचल सरकार के सभी सम्मानित मंत्रीगण, सभी सांसद, विधायक, अधिकारी वर्ग एवं मेरे प्यारे बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश के अपने सभी भाइयों एवं बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं जो आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। यह अवसर है हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम जी ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार के 3 सफल वर्ष पूरे होने का। यह खुशी का अवसर है जिसे मैं आपके बीच मौजूद रहकर बांटना चाहता था, मगर कोविड की दुश्वारियों के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ रहा हूं। जयराम जी ने की सरकार 3 साल सफलतापूर्वक चलाई, इसके लिए वे और उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। मगर इस बधाई की बड़ी हकदार कोई है तो हिमाचल की जनता भी है, जिन्होंने आप लोगों को यह मौका दिया है, लोकतंत्र में ईमानदारी से निभा रही है। पिछले 3 सालों में केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर हिमाचल प्रदेश में विकास रूपी व्यास की जो नई धारा बहाई है, इस दायित्व को पूरी ईमानदारी से निभा रही है। पिछले 3 सालों में केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर हिमाचल प्रदेश में विकास रूपी व्यास की जो नई धारा बहाई है, उससे प्रदेश की आम जनता की जिंदगी में काफी बदलाव आया है। क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम जी ठाकुर ने अपने संबोधन में बहुत सी बातें आप सबके सम्मुख पहले ही रख दी हैं, इसलिए मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा। आज के अवसर पर अच्छा रहा होता कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा भी मौजूद होते और उनका भी संबोधन हम सबको सुनने को प्राप्त होता। लेकिन जैसा आपको बताया गया है, इस समय अस्वस्थ होने के कारण वो हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पा रहे, प्राप्त होता। लेकिन जैसा आपको बताया गया है, इस समय अस्वस्थ होने के कारण वो हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की हार्दिक कामना करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जयराम जी ने इस बात की भी जानकारी दी कि हमारे हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शांता कुमार जी और साथ ही साथ भाभी जी
यानी उनकी धर्मपत्नी भी, वह कोरोना के कारण अस्वस्थ हैं, इसलिए आज वह हमारे बीच उपस्थित नहीं हैं। उनके भी शीघ्र स्वास्थ्य की मैं ईश्वर से कामना करता हूं। साथियों, मैं अपनी बात केवल एक बात पर फोकस करूंगा कि कैसे पिछले 3 सालों में हिमाचल प्रदेश ने एक बड़ा परिवर्तन आया है। पहले क्या होता था कि हिमाचल प्रदेश कम आबादी वाला एक छोटा पहाड़ी राज्य है, इसलिए वहां रिसोर्सेस की कोई खास जरूरत नहीं है। इस सोच के कारण केंद्र से हिमाचल को दी जाने वाली धनराशि काफी कम हुआ करती थी। मेरे पास जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक जब केंद्र में यूपीए सरकार थी तो हिमाचल प्रदेश को महज 22,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जबकि उनके समय में वहां प्रदेश में उन्हीं की सरकार थी। जब केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आई तो हमने यह सोच बदल दी और हमने उसके साइज के हिसाब से नहीं बल्कि उसके इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखना प्रारंभ किया। हालात बदल गए और केंद्र से हिमाचल प्रदेश को 3 गुने से भी अधिक धनराशि मिलनी प्रारंभ हो गई। इस अंतर की एक बड़ी वजह यह भी रही है कि केंद्र में चाहे अटल जी की सरकार रही या आज मोदी जी की सरकार, हिमाचल प्रदेश से दोनों का ही एक भावनात्मक रिश्ता हमेशा कायम रहा। अटल जी के लिए जहां हिमाचल उनका दूसरा घर था, मोदी जी के लिए हिमाचल उनकी काफी समय तक कर्मभूमि भी रही है। दूसरा बड़ा अंतर रहा सुशासन और विकास के प्रति प्रतिबद्धता का, कमिटमेंट का, क्योंकि हमारे लिए सत्ता कभी सुख भोगने का साधन नहीं रही, बल्कि सत्ता हमारे लिए आम लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का जरिया रही है। इसलिए जब कभी भी भाजपा की सरकार कहीं बनती है तो हमारा सबसे पहला लक्ष्य होता है कि जनता की समस्याओं का समाधान करें और उनका केवल फौरी समाधान नहीं बल्कि अस्थायी समाधान करें। साथियों, मैं एक नहीं अनेक उदाहरण दे सकता हूं, मगर समयाभाव के कारण मैं उदाहरणों की संख्या सीमित रखूंगा। हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में सबसे बड़ी समस्या कनेक्टिविटी की रही है, और चाहे वह रोड कनेक्टिविटी हो या टेलीकॉम कनेक्टिविटी हो, इनके लिए यदि किसी सरकार ने पूरे मनोयोग से काम किया है तो हमारी सरकारों ने किया है। आपको याद होगा जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो पहली बार देश के ग्रामीण इलाकों को सड़कों से जोड़ने का सिलसिला उन्होंने प्रारंभ किया था, और इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी। मैदानी राज्यों में सड़कें बनाना आसान होता है और वहां दूरियां भी आसानी से तय की जा सकती हैं, जबकि पहाड़ों में हालात ठीक इसके उल्टे होते हैं। इसलिए हिमाचल जैसे राज्य में सड़क का बनाना बड़ी बात है, और मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी होती है कि पिछले 3 वर्षों में हिमाचल प्रदेश समेत देश भर के अधिकांश गांवों को एक पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा कर लिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 1 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के 2564 गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। आज इनमें से 2359 गांवों को पक्की सड़क के माध्यम से जोड़ दिया गया है। 205 गांवों को भी सड़क मार्ग से जोड़ने का काम चल रहा है, यह मुझे बताया गया है। इसके लिए मैं हिमाचल राज्य के मुख्यमंत्री श्री जयराम जी ठाकुर जी को तहे दिल बधाई देना चाहता हूं और उनकी पूरी सरकार को बधाई देता हूं। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक यह सारा काम अगले साल दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 2 के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों को चौड़ा करने और बेहतर बनाने का भी काम चल रहा है। यह काम भी 2022 तक, यानी जयराम जी की सरकार के 5 साल पूरे होने से पहले पूरा हो जाएगा। मैं बधाई देता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम जी ठाकुर को कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में
हिमाचल प्रदेश को जम्मू और कश्मीर राज्य के बाद देश में दूसरा स्थान मिला है। इतना ही नहीं, मंडी जिला तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के इंप्लीमेंटेशन में पूरे देश में नंबर 1 जिला घोषित हुआ है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। पहाड़ी राज्यों में हाईवे बनाने का जो काम पिछले 3 वर्षों में हुआ है, वह भी अपने में बेमिसाल है। कालका शिमला हाईवे पर पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, यह अंतर केवल भाजपा सरकारों के कारण ही आया है। इसी साल साथियों, अक्टूबर में, जैसी कि मुख्यमंत्री जी ने भी चर्चा की है, रोहतांग पर वर्षों से लंबित पड़ी टनल का काम पूरा कर दिया गया। स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी ने अटल टनल राष्ट्र को समर्पित करके हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के हिस्से के साथ ऑल वेदर कनेक्टिविटी मुहैया करा दी। अटल टनल के बन जाने से जहां सेना के जवानों को सीमाओं तक जल्द से जल्द पहुंचने में सुविधा होगी, वहीं स्पीति के किसानों को अपनी आलू की फसल देश के बाकी इलाकों में पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। यानी इस देश के जवानों और किसानों के बारे में सोचने वाली और उनकी समस्याओं का निस्तारण करने और अस्थायी समाधान का काम यदि कोई सरकार करती है तो हमारी सरकार करती है। साथियों, जब देश में सेना के जवानों की बात चलती है तो हिमाचल प्रदेश का नाम अपने आप ऊपर आ जाता है। यहां ऐसा कोई गांव नहीं है जहां एक भी व्यक्ति सेना में ना हो। शौर्य और पराक्रम की परंपरा हिमाचल की नसों में दौड़ती है। आजाद भारत का पहला परमवीर चक्र पाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा हिमाचल के थे और जो सबसे हाल में परमवीर चक्र पाने वाले थे, ऐसे कैप्टन विक्रम बत्रा और राइफलमैन संजय कुमार भी इसी हिमाचल के पुत्र रहे। साथियों, जब देश की सेनाओं में कोई अपनी सेवा देता है तो वह एक जज्बे के साथ जाता है कि वह देश की हिफाजत करेगा, मगर उसे इसका भी भरोसा होता है कि देश और समाज उसकी चिंता भी करेगा। वर्षों तक इस देश के लिए अपनी जवानी कुर्बान करने वाले सैनिक प्रतीक्षा करते रहे कि सरकार उन्हें 1 रैंक 1 पेंशन का हक देगी, मगर इस हक को पाने के लिए भी उन्हें 2014 तक का इंतजार करना पड़ा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद देश की जनता से किया हुआ अपना यह वादा निभाया और 1 रैंक 1 पेंशन की व्यवस्था करके देश के पूर्व सैनिकों को उनका हक दिया है। इस निर्णय का लाभ भी बड़ी संख्या में हिमाचल वासियों को भी हुआ है। साथियों, जवानों के साथ साथ इस देश के किसानों के कल्याण के लिए भी अगर कोई सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है तो वह मोदी जी और जयराम जी की नेतृत्व वाली सरकारें कर रही हैं। कृषि और किसान कल्याण के लिए आजाद भारत में सबसे पहली बार अटल जी ने बड़े पैमाने पर सुधार करने का सिलसिला प्रारंभ किया था। यह मेरा सौभाग्य है कि अटल जी की सरकार में कृषि मंत्री के रूप में मुझे भी काम करने का मौका मिला है। जब मैं कृषि मंत्री बना तो मेरे सामने बड़ी चुनौती थी कृषि की इनपुट कास्ट को कम करने की। उस समय देश में कृषि कार्यों के लिए बैंकों से 14 से लेकर 18% की दर पर कर्ज दिया जाता था। मुझे यह बात बहुत खटकती थी कि एक तरफ बैंकों द्वारा मोटर गाड़ी खरीदने के लिए 8% की दर पर कर्ज दिया जा रहा है, वहीं एग्रीकल्चर जैसे प्रोडक्टिव काम के लिए बैंक 14 से लेकर 18% की ब्याज दर वसूल रहे हैं। उस समय देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे श्री जसवंत सिंह जी, जो अब हमारे बीच नहीं हैं। उनसे मैंने किसानों के हित में ब्याज दर कम करने का आग्रह किया। अटल जी ने स्वयं वित्त मंत्री जसवंत सिंह जी से बात की। पहले तो वह सहमत नहीं हुए, मगर जब अटल जी ने इशारा किया तो वह मान गए। और उसके बाद जब मैं भाजपा का अध्यक्ष था तो भाजपा की प्रदेश सरकारों से भी कृषि कार्यों के लिए
ब्याज दर घटाने का आग्रह किया। उस समय कई राज्यों में ब्याज दरें घटा दी गईं और कर्नाटक में तो 0% ब्याज दर पर वहां के मुख्यमंत्री उस समय भी येदियुरप्पा जी थे, उन्होंने कर दिया था। यानी कृषि को लाभकारी बनाने का जो बड़ा सुधार कार्यक्रम अटल जी के दौर में शुरू हुआ था, उसे आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक नई ऊर्जा और ताकत देने का काम कर रहे हैं। साथियों, मैं मोदी जी के नेतृत्व में कृषि कल्याण की दृष्टि से लिए गए सारे कदमों की चर्चा तो नहीं करूंगा, मगर इस साल जो 3 नए कृषि कानून बने हैं उन पर अपनी बात थोड़ा विस्तार से जरूर करना चाहूंगा। इसके माध्यम से किसानों को अपनी उपज जहां चाहें वहां बेचने की सही मायनों में आजादी मिली है और अपनी फसल को बेचने में होने वाली समस्याओं का अस्थायी समाधान भी उन्हें मिला है। अब इस देश का किसान मंडी में अपनी मेहनत गिरवी रखने के लिए मजबूर नहीं है। इन कृषि कानूनों के बन जाने के बाद देश का हर किसान पूरे देश में कहीं भी जहां उसे बेहतर कीमत मिले अपनी फसल बेचने के लिए पूरी तरह से आजाद होगा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश में ऐसे लोग जो किसानी का क भी नहीं जानते, ऐसे आसमानी किसान हमारे भोले भाले किसान भाइयों को बहला फुसलाकर उन्हें दूसरी दिशा की ओर मोड़ रहे हैं। पर हमारा विश्वास है कि जैसे जैसे हमारे किसान भाई इन कानूनों का उद्देश्य समझते जाएंगे, वैसे वैसे उनकी चिंताएं दूर होती जाएंगी। वैसे 2 दिन पहले ही हमारे प्रधानमंत्री ने बड़े प्रभावी तरीके से इन कृषि कानूनों से जुड़ी सारी आशंकाओं को पूरी तरह से दूर कर दिया है। साथियों, इस ऐतिहासिक कृषि सुधार से उन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई है जो लोग किसानों के नाम पर अपने निहित स्वार्थ साधते थे। उनका धंधा खत्म हो जाएगा। इसलिए जानबूझकर देश के कुछ हिस्सों में एक गलतफहमी पैदा की जा रही है कि हमारी सरकार एमएसपी की व्यवस्था खत्म करना चाहती है, जबकि सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। वह प्रधानमंत्री मोदी जी ही हैं जिन्होंने स्वामीनाथन आयोग द्वारा प्रस्तावित एमएसपी फार्मूले को स्वीकार किया है और उसी फार्मूले के तहत देश में अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा की जा रही है। इसी साल यह कानून लागू होने के बाद रबी की 6 फसलों की एमएसपी की घोषणा की गई है, जिसमें लगभग 1.5 गुने से 2 गुने तक की एमएसपी में वृद्धि की गई है। एमएसपी खत्म करने का इरादा न इस सरकार का कभी था, न है और न आगे कभी होगा। यहां तक कि मंडी व्यवस्था भी कायम रहने वाली है। दुष्प्रचार करके किसानों को भड़काने की यह कोशिश कतई कामयाब नहीं होगी। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। एक बड़ा दुष्प्रचार यह भी किया गया कि किसानों की जमीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से छीन ली जाएगी। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पुनः कहना चाहूंगा, कोई भी मां का लाल किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकता है। यह मुकम्मल व्यवस्था जो हमारे कृषि संबंधित कानून है उसमें की गई है। किसानों से जो भी करार होगा वह उनकी उपज का होगा और उनकी जमीन का नहीं होगा, और जो करार करेगा यदि वह तय की गई राशि से कम भुगतान करेगा तो किसान उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए सरकार की मदद ले सकता है। साथियों, किसान अपनी फसल को जहां चाहे, जैसे चाहे और जिसको भी चाहे बेचने के लिए आजाद है। यदि किसान द्वारा बेची फसल पर कारोबारी को अधिक लाभ होता है तो उसे उस लाभ के अनुपात में किसानों को बोनस भी देना होगा। इससे बड़ी और दूसरी व्यवस्था क्या हो सकती? हिमाचल प्रदेश में किसानी के साथ साथ बड़े पैमाने पर बागवानी भी होती है। नए कृषि कानूनों के अंतर्गत अब सरकार देश में 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बनाने जा रही है। यानी किसान और बागवान अब यदि चाहें तो खुद ही अपनी फसलों को प्रोसेस करके उनमें वैल्यू एडिशन करके अपने उत्पादों को स्वयं बाजार में बेच सकते हैं। भारत के किसानों और बागवानों के हित और कल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता
तो दीनदयाल जी उपाध्याय के जमाने से ही है। इस पथ से हमें कोई दुनिया की ताकत डिगा नहीं सकती। साथियों, इन कानूनों के बन जाने से किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी, मगर कांग्रेस देश के किसानों को गुमराह कर रही है। पिछले कुछ दिनों से इन हुए कृषि कानूनों को लेकर कुछ किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार द्वारा कृषि मंत्री के स्तर पर किसानों से बातचीत भी हुई है। हमारी सरकार कृषि कानूनों के माध्यम से हम किसानों की आमदनी बढ़ाने का रास्ता खोलना चाहती है। कृषि क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं पैदा करने के लिए भी व्यापक सुधार करना चाहती है। जब भी इस देश में व्यापक सुधार हुए हैं, उनका असर दिखने में थोड़ा समय लगा है। चाहे 1991 में नरसिम्हा राव जी की सरकार के समय हुए आर्थिक सुधारों की बात हो या अटल जी की सरकार द्वारा किया गया सुधार हो, उनका लाभ जनता को मिलने में कम से कम कुछ समय लगे हैं। अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कृषि क्षेत्र में सुधार की शुरुआत की गई है। 4-5 साल न सही, कम से कम 2 साल तक इस नए कृषि सुधारों के परिणाम की तो प्रतीक्षा की ही जा सकती है। हमारी सरकार ने साथियों बहुत सोच समझ के और सभी स्टेक होल्डर्स को विश्वास में लेकर नए कृषि कानून बनाए हैं। मैं किसान भाइयों से अपील करता हूं कि कम से कम 1.5-2 साल इन कृषि सुधारों के असर को देख लीजिए। यदि इसके बाद किसानों को लगता है कि कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, तो सरकार इन कानूनों के बारे में पुनः आपके साथ चर्चा करके किसान कल्याण के जो आवश्यक होगा वह करेगी। साथियों, आज भारत में पहली बार इस देश के गांव, गरीब और किसान के कल्याण के लिए इतने बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। गांव, गरीब भी किसान की खुशहाली के लिए हमारी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। किसान की चर्चा मैंने अभी की, मगर गरीबी इस देश के लिए कितनी बड़ी समस्या है, यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। गरीबी समाज का एक ऐसा अभिशाप है जो व्यक्ति को कई और समस्याओं से घेर देता है। इसलिए जब से देश आजाद हुआ तो इस देश में गरीबी को कम करने की बराबर चर्चा की गई है, मगर सही मायनों में गरीबी हटाने का काम अगर किसी सरकार ने पहली बार गंभीरतापूर्वक किया तो वह अटल जी की सरकार थी। अटल जी ने अंत्योदय योजना के माध्यम से इस देश के गरीबों को सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराया। जहां अटल जी ने गरीबों को भूखमरी से राहत दी, वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो गरीबों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से एक नहीं 3 योजनाएं प्रारंभ की। यह गांधी जी और दीनदयाल जी के अंत्योदय की अगली सीढ़ी है। साथियों, चाहे गांधी जी हों या दीनदयाल जी, सबने यह माना है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। इसके बावजूद लंबे समय तक गांव, गरीब, किसान उपेक्षा के शिकार रहे हैं। कल्पना कीजिए उन गांवों की जहां आजादी के 70 सालों बाद बिजली के बल्ब जले। कल्पना कीजिए लाखों गांवों की जहां आजादी के इतने सालों तक शौचालय तक नहीं थे। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव तक शौचालय पहुंचाया है, बिजली पहुंचाया है, सड़क पहुंच रही है, गरीबों को उनके सिर पर छत मुहैया कराई जा रही है। और जल्द ही वो दिन दूर नहीं जब हर गांव में नल होगा और हर नल में जल होगा। और इस काम को तो हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जयराम जी ठाकुर के नेतृत्व में प्रारंभ कर दिया। और यह काम इसलिए संभव हुआ है और हो रहा है क्योंकि आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने इस देश की जड़ों को सींचने का फैसला लिया है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही घोषित किया था कि मैं अपनी सरकार देश के गरीबों को समर्पित करता हूं। साथियों, नतीजा सामने है। जब देश का बजट केवल शहर की ऊंची अट्टालिकाओं को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता है, बल्कि अब गरीब की झोपड़ी को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि 25 लाख करोड़ रुपए भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निवेश करने का फैसला किया गया है। 3.5 लाख करोड़ रुपए तो केवल हम
हर घर जल पहुंचाने के लिए हमारी सरकार खर्च करने जा रही है। जहां 2014 में देश की कुल 59 ग्राम पंचायतों के ब्रॉडबैंड कनेक्शन थे, वह संख्या आज 1.25 लाख ग्राम पंचायतों से अधिक हो चुकी है। मित्रों, आज भाजपा सरकार काम और विकास का दूसरा पर्यायवाची बन चुकी है। जिस तरह गांधी जी का नाम आते ही सत्य और अहिंसा की भावना हमारे मस्तिष्क में स्वयं उभर कर आती है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम लेते ही अंत्योदय की भावना भी स्वयं उभर कर आती है। उसी तरह आज भाजपा और मोदी जी का नाम लेते ही सुशासन, विकास और दृढ़ संकल्प की भावना स्वयं उभर आती है। कुछ लोग भाजपा को 2014 या फिर थोड़ा पीछे जाएं तो 1999 में आई मानते हैं, पर भाजपा 2014 या 1999 की देन नहीं है। इन सालों में तो यह बस औपचारिक और आधिकारिक रूप से देश की सेवा में आई है। असल में भाजपा भारतीय जनता की दशकों की आशाओं, आकांक्षाओं और सपनों की यह अभिव्यक्ति है, जिनका आजादी के कुछ समय बाद ही शासन से मोह भंग हो गया था। इस देश की जनता ने बड़े धैर्य से इस पल का इंतजार किया है। साथियों, हमारे देशवासियों को अपने धैर्य का फल उस दिन मिला जब कश्मीर से धारा 370 हटाकर उसे भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। हमारे देशवासियों को अपने धैर्य का फल उस दिन मिला जब हमारी सेनाओं ने सीमा पर जाकर आतंकियों और उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। हमारे देशवासियों को अपने धैर्य का फल उस दिन मिला जब हर घर की बहू बेटियों को घर में शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा मिली। हमारे देशवासियों को अपने धैर्य का फल उस दिन मिला जब उनकी आस्था के केंद्र पर उनकी आस्था का मंदिर बनना शुरू हुआ। हमारे देशवासियों को अपने धैर्य का फल उस दिन मिला जब हमारी सुरक्षा के लिए देश की सीमाओं से लगे क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना प्रारंभ हुआ। साथियों, साल के शुरुआती दिनों में जब कोविड महामारी के कारण अच्छे भले बड़े और साधन संपन्न राष्ट्र धराशायी हो गए, आर्थिक और तकनीकी रूप से संपन्न होने के बावजूद उन्होंने इस संकट के सामने घुटने टेक दिए। उन्हें भारी मात्रा में जान माल का नुकसान भी उठाना पड़ा। उस समय भी हमारे देश ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपेक्षाकृत कम नुकसान उठाया। न केवल कम नुकसान, बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने इस आपदा को अवसर में भी बदला है। हम उन क्षेत्रों में भी अपने पैरों पर खड़े होने की दिशा में आगे बढ़े जो अब तक अछूते थे। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति का वरदान प्राप्त है। भारत ही नहीं, दुनिया भर के पर्यटकों के लिए हिमाचल का आकर्षण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और मेरे पास जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक पिछले साल यानी 2019 में 1,72,00,000 पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आए हैं। यदि इस साल कोविड संकट नहीं आता तो मेरा मानना है कि इस साल हिमाचल आने वाले पर्यटकों की संख्या 2 करोड़ पार कर जाती। और हमारी हिमाचल की सरकार ने श्री जयराम जी ठाकुर के नेतृत्व में ऐसे हालात वहां पैदा किए हैं कि पर्यटकों के अंदर एक विश्वास और भरोसा पैदा हुआ है। साथियों, लगभग 68 लाख की आबादी वाले इस प्रदेश में अपनी आबादी से 3 गुना पर्यटकों का सत्कार करने की क्षमता मौजूद है। पर्यटन क्षेत्र में कम पूंजी में अधिक रोजगार पैदा करने की क्षमता होती है। और मुझे खुशी है कि हिमाचल अब पर्यटकों के लिए बहुत बड़ी संख्या में होम स्टे की सुविधा मौजूद है। अतिथि देवो भव के साथ हिमाचल प्रदेश के लोगों ने पर्यटकों के लिए अपने घर के द्वार खोले हैं और इसकी चर्चा अब हर तरफ होती है। आज पूरी दुनिया में जब होम स्टे का चलन बढ़ रहा है
तो हिमाचल प्रदेश के होम स्टे के मॉडल को पूरे भारत में रिप्लिकेट करने की जरूरत है। और मुझे जानकर हैरानी हुई कि पूरे प्रदेश के 80,000 से अधिक होम स्टे फैसिलिटीज हैं। और मुझे याद है हिमाचल में होम स्टे फैसिलिटीज का चलन 2008 में जब प्रोफेसर प्रेम कुमार जी धूमल वहां के मुख्यमंत्री थे तब शुरू हुआ था। उसी साल दुनिया की जानी मानी होम स्टे कंपनी एयरबीएनबी की भी शुरुआत हुई थी। और आज एयरबीएनबी के अंतर्गत 40 लाख घर जुड़े हुए हैं। यदि हिमाचल प्रदेश के होम स्टे मॉडल को सफलतापूर्वक अन्य प्रदेशों में भी अपनाया जाए तो अकेले भारत में एक नहीं 3-4 एयरबीएनबी जैसे लॉजिंग कंपनी खड़ी हो सकती हैं। साथियों, पर्यटन 21वीं सदी का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है। भारत में इसकी अपार संभावनाएं हैं। विदेशी पर्यटकों के साथ साथ हमें घरेलू पर्यटकों पर भी ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश एक मामले में भारत का टूरिज्म मॉडल बन सकता है, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और साथियों, आज हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कई कामों की चर्चा यहां पर हुई है। कुछ कामों का जिक्र मैं भी जरूर करना चाहूंगा जो जनता के कल्याण के लिए किए गए हैं। आयुष्मान भारत देश भर में गरीबों वंचितों का इलाज सुनिश्चित करने के लिए सबसे बड़ी योजना तो है ही, पर सरकार द्वारा शुरू की गई हिम केयर योजना उन परिवारों के इलाज को भी सुनिश्चित करता है जो इस आयुष्मान भारत योजना के लाभ से वंचित रह गए। इस सोच के लिए और इस काम के लिए मैं पुनः जयराम जी ठाकुर और उनकी सरकार को मैं बधाई देता हूं। इसी तरह गृहिणी योजना की चर्चा हुई। गृहिणी योजना भी उज्ज्वला की एक एक्सटेंशन योजना है जो उज्ज्वला योजना से बाहर की महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान कर उन्हें खुशहाल जीवन प्रदान करता है। संभवतः हिमाचल देश का पहला राज्य है जिसने इस योजना को प्रारंभ किया है। इसके लिए मैं पुनः जयराम जी ठाकुर की सरकार को हार्दिक बधाई देता हूं। ये एक योजना जिसके बारे में मुझे पता चला है, जिसका मैं जिक्र यहां करना चाहता हूं, वह है बेटी है अनमोल योजना। इस योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की बेटियों को उनकी पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बेटी का जन्म होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार 10,000 रुपया की छात्रवृत्ति पोस्ट ऑफिस या फिर बेटी के बैंक खाते में जमा कर देती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की बेटियों को पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक 300 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता, किताबें तथा यूनिफॉर्म खरीदने के लिए प्रदान की जाएंगी। यदि बेटी 12वीं कक्षा के बाद स्नातक के पाठ्यक्रम में अपनी पढ़ाई जारी रखती है तो उसे 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। साथियों, हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना, बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना और बुजुर्गों के लिए यह सामाजिक सुरक्षा पेंशन की व्यवस्था की गई है। और जैसा जयराम जी ने बतलाया कि जिनकी 70 साल से ऊपर उम्र हो जाती है उनको हिमाचल में 1,500 रुपये की प्रतिमाह की पेंशन दी जाती है। तो मैं जयराम जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि आज हम लोगों की भी 70 साल की उम्र हो जाएगी और हिमाचल में आ जाएंगे तो ये सुविधा हम सबको भी प्राप्त होगी या नहीं होगी? पीने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित अटल आदर्श विद्या केंद्र, जिनमें कई विद्यालय केवल बालिकाओं के लिए बनाए जाएंगे। राज्य सरकार की जनता के प्रति यह निष्ठा और समर्पण को दर्शाता है। साथियों, आज हिमाचल विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसका प्रमाण है कि अभी कुछ दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश के मंडी, शिमला, कांगड़ा और सिरमौर जिलों की 4 पंचायतों को भारत सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की वार्षिक पत्रिका में स्थान मिला है।
यह उपलब्धि मनरेगा, स्वच्छ भारत अभियान, पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण में सराहनीय पहल करने पर मिली है। इनमें से मैं भवारना विकास खंड की आईमा पंचायत को खास करके बधाई देना चाहता हूं, जिसने मात्र 3 माह में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत ठोस कचरा प्रबंधन के लिए एक प्लांट तैयार किया और लोगों को रोजगार दिया गया। इस प्लांट से पूरे शहर के किचन वेस्ट और अन्य वेस्ट को खाद में परिवर्तित करके इसका उत्पाद तैयार किया जाता है। श्री जयराम जी ठाकुर की सरकार लोगों के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हमेशा यह सुनिश्चित करती है कि राज्य और उसके लोगों के विकास के बीच कुछ भी नहीं आना चाहिए। साथियों, इसीलिए मुझे बताया गया है कि नई राहें, नई मंजिलें योजना के तहत क्रियान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं को पूर्ण करने में देरी को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया जाएगा और देरी के लिए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि श्री जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल और हिमाचल वासियों के विकास के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है और मैं एक बार फिर हिमाचल की जनता, हिमाचल की सरकार, मुख्यमंत्री श्री जयराम जी ठाकुर के कुशल नेतृत्व के 3 बेमिसाल साल पूरे होने पर उन्हें अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और आगामी वर्षों में वे इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ काम करते रहें, ऐसी मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा रहा। समय कितना आधा घंटा? 28-29 मिनट, 40 मिनट। ठीक है, विषय भी सारे आपके बहुत अच्छा। बहुत बहुत आभार।